नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के एमपी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अभी तक के 2 एपिसोड में हमने देख लिया था मध्य प्रदेश का जो एक सामान्य परिचय है, और दूसरे एपिसोड में भौगोलिक संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी उन पर हमने बात कर ली थी। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं और उन नदियों से जुड़े हुए जो भी अहम तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हम आज डिटेल लेकिन सारगर्भित तरीके से जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये न्यूज़ थी। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियों की, तो देखिए नदियां हमारे लिए अहम क्यों हो जाती हैं। तो दुनिया भर में कोई भी सभ्यता जो विकसित हुई है उसका जो संबंध है वो किसी न किसी नदी घाटी से ही है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो नदियां हैं उन नदियों को एक तरह से सांस्कृतिक, धार्मिक या आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो एक अलग स्थान दिया गया है, और उनका अलग स्थान है भी। सिंधु और गंगा जो नदी घाटियां हैं ये विश्व में अपनी जो प्राचीन सभ्यता है उसके लिए एक अहम स्थान रखती हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो जो कृषि एक आधारित जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें नदियों की जो भूमिका रही है वो हमेशा अहम रही है। और बहुत सारी जो नदियां हैं, जैसे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की चूंकि हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश राज्य में बहुत सारी नदियां हैं, और इन नदियों की अगर हम विशेषता की बात करें कि मध्य प्रदेश के लिए इनकी क्या अहमियत है, तो मध्य प्रदेश राज्य में जो सिंचाई है, मत्स्य जो पालन है, उसका जो उत्पादन है, पेयजल की जो सुरक्षा है, जल विद्युत जो उत्पादन है, इन संदर्भों में देखें तो एमपी की नदियों का एमपी के लिए खास अहम स्थान हो जाता है। तो नदियों के अनेक जो उद्गम हैं उन उद्गमों के कारण देखें तो मध्य प्रदेश में एक तरह से जो नदियां हैं नदियों का मायका कहा जाता है, यानी बहुत सारी जो नदियां हैं वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण होंगी जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम डिटेल से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां आपको देखने को मिल रही हैं। जो बड़ी नदियां हैं पहले उन पर हम डिटेल से बात करेंगे, और फिर आगे के सेशन में जैसे जहां जरूरत पड़ेगी अलग से एडिशनल जो एपिसोड है वो ऐड करके जहां भी जरूरत होगी वो हम ऐड कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर जो एमपी की बड़ी नदियां हैं उनमें आप देखेंगे नर्मदा नदी बड़ी नदी में शामिल की जाती है, चंबल है, सिंध है। तो ऐसे बहुत सारी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उन पर हम डिटेल से आज बात करने वाले हैं। और सबसे पहले जो हम जिस नदी की चर्चा करेंगे उसमें कौन सी नदी आएगी, तो उसमें सबसे बड़ी जो नदी है वो नर्मदा है। तो नर्मदा की हम आज के एपिसोड में सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये जो नदी है ये अहम इसलिए भी एमपी के संदर्भ में हो जाती है क्योंकि इसे एमपी का लाइफ लाइन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। अब जीवन रेखा क्यों कहते हैं, पहले हम बताएं कि जो नदियां होती हैं उनके बहुआयामी उपयोग है, चाहे वो जल प्रदान करने के दृष्टिकोण से देखें, सिंचाई के दृष्टिकोण से देखें, जल विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें, या अन्य जो इसके उपयोग हो सकते हैं उनके दृष्टिकोण से देखें। और एमपी में चूंकि बड़ी नदी है, इसका नदी बेसिन क्षेत्र बड़ा है, अपवाह क्षेत्र बड़ा है, और इस कारण से देखें तो इसके कई सारे लाभ हैं, और इसी कारण से मध्य प्रदेश के लिए ये लाइफ लाइन कही जाती है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि ये जो नदी है, क्योंकि नदी के संदर्भ में 2-3 चीज़ें सबसे पहले जाननी चाहिए कि आखिर जो नदी है वो नदी का जो उद्गम है यानी जहाँ से नदी निकलती है वो क्या है, और दूसरी बात कि नदी जब आगे बढ़ती है तो उसका जो अपवाह बेसिन है या नदी से मिलने वाली जो बहुत सारी नदियां हैं जो उसकी सहायक नदियां कहलाती हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कौन सी है। और उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाएं तरफ से आकर जो नदी मिल रही है वो कौन सी है, दाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है। तो बाएं और दाएं की जो नदियां हैं मुख्य नदी की, उनको आपको सही तरीके से पता होना चाहिए। और फिर लास्ट में या तो नदी किसी बड़े जलीय क्षेत्र में जाकर मिल जा रही है, किसी समुद्री क्षेत्र में मिल रही होगी, या किसी बड़ी नदी में मिल जा रही है, या फिर स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो जा रही हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। और उस नदी पर अगर कोई बड़ी परियोजना है, कोई डैम बना है, कोई जल प्रपात है, कोई नगर उसके किनारे बसा हुआ है, तो इस तरह के जो तथ्य हैं वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए एक एक करके डिटेल में हम बात करेंगे। जैसे नर्मदा नदी की बात करेंगे तो इसका जो उद्गम है ये कहाँ से हो रहा ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए नर्मदा जो नदी है इसका जो उद्गम होता है वो अमरकंटक जो पहाड़ी क्षेत्र है
वहां से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, अमरकंटक इसको बोलते हैं, तो यहीं से क्या होता है कि नर्मदा जो नदी है वो निकलती है। जो मैकाल पर्वत है ये आपको अनूपपुर में देखने को मिलेगा, और यहीं से यदि निकलकर धीरे धीरे आप देखेंगे आगे बढ़ती है और कहाँ पहुँच जाती है, तो ये फिर पहुँच जाती है जो खंभात की खाड़ी है। यहाँ पर खंभात की ये खाड़ी है, तो इसी खंभात की खाड़ी में क्या होता है कि इस नदी का निकास होता है, या कह सकते हैं कि यहाँ जाकर वो मिल जाती है। यहाँ इसके बाद इसका अस्तित्व मिल के समुद्र में समाप्त हो जाता है। तो ये आपका पता चल गया कि यहाँ से ये नदी निकलती है, कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, और यहाँ इसका उद्गम हो गया, और इस नदी का जो निकास हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, तो वो हो रहा है खंभात की खाड़ी। तो ये हमने देख लिया, यहाँ पर एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी पर भी अलग से हम बात करेंगे कि डेल्टा एस्चुरी क्या होता है, आएगा एक एक टॉपिक। अब देखिए, इसकी लंबाई कई बार पूछी जाती है, तो देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है ओवरऑल आप देखेंगे तो 1312 किलोमीटर है, और उसमें से मध्य प्रदेश में अगर इस नदी की लंबाई की बात करेंगे तो वो 1077 किलोमीटर है। बहुत सारे जो नगर हैं, जो सिटीज हैं, वो इसके किनारे आपको देखने को मिलेंगे, जो अक्सर पूछ देता है आपकी परीक्षाओं में। तो देखिए, अगर नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए नगरों की बात करेंगे तो बहुत सारे नगर हैं। अमरकंटक है, जबलपुर है, होशंगाबाद है, ओंकारेश्वर है, महेश्वर है, ये सारे नदी के किनारे बसे हुए सिटीज हैं। दूसरी बात करें तो जो नर्मदा नदी है, इसको मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय जो नदी है उस रूप में भी दर्जा प्राप्त है, और इसकी बहुत सारी अगर आप देखेंगे तो सहायक नदियां हैं। अगर नर्मदा की सहायक नदियों की हम बात करें, क्योंकि देखिए ये क्या हो रही नदी, ये इधर से अमरकंटक से निकलकर ये कहाँ पर पहुंच रही है, तो ये जा रही है आपके यहाँ खंभात की खाड़ी में। तो पूरब से ये पश्चिम जाने वाली नदी है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इधर से इधर जा रही है, तो ये साइड क्या हो गया, इसका राइट साइड हो गया, ये दायां हो गया, और ये क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो इधर से आकर जितनी मिलने वाली नदियां होंगी उनको हम दाएं से आकर मिलने वाली नदी बोलेंगे, और इस साइड से जो जाकर मिलने वाली नदी है उनको हम बाएं से आकर मिलने वाली नदी बोलेंगे। अब यहीं से आप मैप में देख सकते हैं बहुत सारी नदियां हैं। जैसे अगर दाएं तरफ से आप देखेंगे तो देखिए हिरन आकर मिल रही है, बरना आकर मिल रही है, कोलार मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारी जो नदियां हैं वो आकर क्या हो रही हैं कि वो नर्मदा से मिल रही हैं, शक्कर, तवा, गोई। और ऐसे ही बाएं तरफ से आप देखेंगे तो बहुत सारी जो नदियां हैं वो क्या हो रही हैं, आकर मिल रही हैं। तो ये आपको पता करना है कि आखिर बाएं और दाएं से आकर मिलने वाली जो भी सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं। इनकी लिस्ट हमने यहाँ पर दे दी है। बाएं से थावर आप देख सकते हैं, बंजर है, शेर है, शक्कर है, तवा है। दाएं से देखेंगे तो हिरण, बारना, कोलार, मान, हथनी। और यहाँ सबसे खास बात है कि सारी नदियां मैप पे दिख नहीं रही हैं, लेकिन नदियां बहुत सारी हैं। अब इसके अलावा भी अगर लिस्ट आप देखेंगे तो छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां आकर नर्मदा से मिलती हैं, उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैप दिया गया है, मैप में कुछ नदियों को दर्शाया गया है। जैसे अगर दाएं से देखेंगे तो कुछ नदियां हैं, जैसे बरना बड़ी नदी है, इधर आएंगे तो चंकेश्वर है, हिरन है, ये कुछ बड़ी नदियां हैं। लेकिन लिस्ट दे दिया गया कि बरना, हिरन, तोदनी, चोरल, कोलार, मान, उरी, हथनी और सांग, ये सारी क्या है, दाएं तरफ से, यानी इधर से आकर मिलने वाली नदियां हैं। ये सब दाएं से आकर मिलने वाली नदियां हैं। और बाएं से आकर मिलने वाली जो नदियां हैं उसमें आप देखेंगे बुरहनेर है, वंजार है, शेर है, शक्कर है, दूधी है, तवा है, गंजाल है, छोटा तवा नदी है, कावेरी है, कुंडी है, गोई है, करजन है। तो मैंने लिस्ट पूरी दे दी है कि अगर ऐसा ना हो कि आपको कोई इसमें से प्रश्न पूछ दे, आपको पता ही ना हो, क्योंकि हमें तो 4 ही नदी बताई गई थी, बाएं से 4, दाएं से। तो नदियां बहुत सारी हैं। कुछ बड़ी नदियों की हमने चर्चा कर ली, कुछ छोटी नदियों की चर्चा कर ली। अब देखिए अगला जो विषय है वो है वाटरफॉल का, यानी कि इन नदियों से ऊंचाई से गिरने वाला जो जल है, जिसे सामान्य तौर पे हम क्या बोलते हैं, जल प्रपात कहते हैं। तो जो वाटरफॉल है उनकी जो मौजूदगी है वो नर्मदा के संदर्भ में आप देख सकते हैं। कई सारे जो जल प्रपात हैं उनका निर्माण ये नदी करती है, जैसे कपिल धारा है, दुग्ध धारा है, दुर्गा धारा है, शंभु धारा है। और ये सारे कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सब आपको अमरकंटक में ही देखने को मिलेंगे।
लेकिन कुछ और भी हैं जो थोड़ा सा अलग क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। क्योंकि अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, काफ़ी ऊंचाई से नदी यहाँ पर आती है, तो इस क्षेत्र में कई सारे जो वाटरफॉल हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो धुआंधार जलप्रपात है जो काफ़ी फेमस है, बेड़ा घाट में ये आपको देखने को मिलता है। और बेड़ा घाट की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, तो वो जबलपुर में है। तो ये कहाँ पर आपको धुआंधार देखने को मिलेगा, तो जबलपुर का जो भेड़ा घाट है वहीं पर आपको ये वाटरफॉल देखने को मिलेगा। ऐसे ही सहस्त्रधार है, महेश्वर में जाएंगे तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये वाटरफॉल देखने को मिलेगा। मंदार और दर्दी जो जलप्रपात है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये खंडवा में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसकी हमने चर्चा की। अब दूसरी एक महत्वपूर्ण नदी है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, ये कौन सी नदी है, तो ये चंबल नदी है। जान पावा जो पहाड़ी है इंदौर में महू क्षेत्र से निकलती है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जान पावा की जो पहाड़ियाँ हैं वहीं से ये जो नदी है ये निकलती है। और यहाँ से इसका उद्गम हो गया, यानी जहाँ से ये नदी निकल रही है और यहाँ से निकलने के बाद ये कहाँ पहुँच जाती है, तो ये सीधे पहुँच जाती है यमुना के पास। यमुना में जाकर इसका निकास हो जाता है, यानी यमुना में जाकर ये मिल जाती है। तो उद्गम जानपावा पहाड़ी से हो रहा है और इसका जो मुहाना बन रहा है वो उत्तर प्रदेश के इटावा, यहाँ पर जो यमुना नदी है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूपी का जो इटावा डिस्ट्रिक्ट है, इटावा जिले के पास ही यमुना में क्या हो जाती है, ये जो नदी है ये जाकर मिल जाती है। और इस दौरान ये लगभग कितनी दूरी तय करती है, यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाती है, तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। अगर बात करेंगे यहाँ पर जो चंबल नदी की, इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की, तो मध्य प्रदेश की जो बड़ी नदियाँ हैं उन नदियों में क्या है, जो चंबल है ये क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कहलाती है। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है, ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अलग अलग इसके नाम वहाँ पर होते हैं। जैसे अगर चंबल नदी की हम बात करेंगे तो कई सारे नामों से ये जानी जाती है। जैसे आप देखिए इस नदी को धर्मावती या चरमावती नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो इस नदी को धर्मावती या चरमावती रिवर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चंबल घाटी क्षेत्र में जाएंगे, बीहड़ जिसे बोलते हैं, बीहड़ मूवी बहुत सारी आपने बीहड़ पर देखी होगी, तो वहाँ पर क्या है कि जो ये नदी है, ये चंबल के अगर आप बीहड़ में जाएंगे तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको अवनलिका जो अपर्दन है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसे गुली इरोजन कहते हैं। ये क्या होता है, एक तरह से पतली पतली जैसे नलियाँ बन जाती हैं, उसे ही हम गुली इरोजन बोलते हैं। और मुरैना में अगर देखेंगे तो चंबल जो घड़ियाल जो एक तरह से अभयारण्य है वो इसी नदी के माध्यम से वहाँ पर विकसित किया गया। तो दो चीज़ें हैं, एक तो अवनलिका अपर्दन वाला जो क्षेत्र है चंबल जो बीहड़ है, वहाँ पर इस नदी के प्रभाव स्वरूप और वहाँ की जो भौगोलिक विशेषता है उस कारण से वहाँ पर इस तरह का अपर्दन हुआ है। और इसी नदी पर आप देखेंगे जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है, अक्सर अपने क्राइम को लेकर ये चर्चा में रहता है। तो मुरैना जिला में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो घड़ियाल हैं, वो घड़ियाल जो अभयारण्य है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये सारे जो तथ्य हैं ये आपके लिए स्पष्ट जानना जरूरी है। और डॉल्फिन जो मछली है उसके संरक्षण की बात करेंगे तो चंबल का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है, तो वो डॉल्फिन को बनाया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चंबल का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है। इसको भी आप एक बार, ये करंट में सब पूछे जा सकते हैं। तो देखिए वो कौन सी है, तो वो डॉल्फिन है। तो ये सारे तथ्य आपके लिए अहम हो जाते हैं। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं उनकी हम चर्चा कर लेंगे। तो देखिए किसकी बात करें, तो हम जो चंबल नदी है उस चंबल नदी की महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे देखेंगे छिप्रा है, सिवना है, काली सिंध है, पार्वती है, कूनो है और बनास है। और देखेंगे तो इस नदी पर कई सारी जो परियोजनाएं हैं वो संचालित हो रही हैं। जैसे महत्वपूर्ण तौर पे आप देखेंगे गांधी सागर जो डैम है मंदसौर में है, राणा सागर जो डैम है ये चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर जो डैम है ये कोटा में है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो परियोजना है वो आपको देखना है। या फिर डैम की बात करें कि कौन से बांध कहाँ पर हैं, वो आपसे पूछा जाता है कि और दूसरी बात कि कौन कौन से डैम बनाए गए हैं, ये सीधे लिया जाता है। और 3 सही विकल्प होंगे, 1 गलत होगा, या 2 सही होंगे, 2 गलत होगा, 1 सही होगा, 3 गलत होंगे। इस तरह से विकल्प बनाए जाते हैं। कुछ वाटरफॉल की बात करेंगे तो इस नदी पर कई सारे वाटरफॉल भी हैं। जैसे इंदौर में आप जाएंगे तो इंदौर में क्या आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको पताल पानी जो वाटरफॉल है वो आपको देखने को मिलेगा। और शीतला माता जो वाटरफॉल है ये भी आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। जो चूलिया है ये आपको झालवाड़ा कोटा में आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, झालवाड़ा क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर ये जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। और इंदौर में ही क्या है कि झाड़ी जो दा है ये जलप्रपात देखने को मिलेगा। तो इंदौर में बहुत सारे जो वाटरफॉल हैं वो इस नदी पर आपको देखने को मिल सकते। तो ये चंबल की हमने बात कर ली। अब थोड़ा बेतवा की बात कर लेते हैं, जो बेतवा नदी है। तो देखिए, अगर बेतवा की बात करेंगे तो जो बेतवा है ये एक महत्वपूर्ण नदी है और इसका जो उद्गम होता है वो राजघाट से हम देख सकते हैं। बेसिक तौर पे जैसे जो भी चंबल की सहायक जो नदियां हैं, जैसे उद्गम यहाँ पर देखिए रायसेन जो जिला है, और बेसिक माइक्रो लेवल पे आएंगे तो यहाँ पर जो कुम्हारा गांव है, गौहरगंज क्षेत्र है, वहीं से ये नदी क्या होती है, ये निकलती है। तो ये इसके बारे में आप देख सकते हैं कि आखिर ये बेतवा नदी कहाँ से निकलती है और फिर कहाँ ये जाकर मिल जाती है। तो देखिए, ये जो नदी है ये लास्ट में कहाँ पर जाकर मिल जाती है, तो ये आकर यमुना नदी से मिल जाती है। तो इसका जो निकास होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो यमुना नदी में होता है। यहीं पर ये मुहाना बनाती है। और इस बीच में ये जो नदी है बेतवा, ये एक लंबी दूरी तय करती है, लगभग 590 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। और इसमें से अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ये जो नदी है इसका जो अपवाह क्षेत्र है या इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो एमपी में लगभग 232 किलोमीटर क्या है इस नदी की लंबाई है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग आधी जो नदी है वो कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो अकेले मध्य प्रदेश में होती है। इस नदी की अगर बात करेंगे तो इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। जैसे अगर बेतवा की हम बात करेंगे तो जो बेतवा नदी है इस नदी की बहुत सारी क्या है सहायक नदियां हैं। उनमें से अगर कुछ महत्वपूर्ण नदियों की बात करेंगे तो 2-3 महत्वपूर्ण है। बीना, धसान, ये सब क्या है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जिनको आप देख सकते हैं। और ये आपके प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बेतवा नदी के कुछ महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, उनके सहायक जो नदियां उनकी हमने बात कर ली। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो बेतवा नदी है इसको अलग अलग स्तर पे देखें तो इसको चर्चा में देखा जाता है। जैसे अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड के जो लोग हैं वो इसे वहाँ की गंगा कहते हैं। यानी कि बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहते हैं, ये सीधे आपसे पूछा जा सकता है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की गंगा किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा तो क्या है, फिर यही नदी है। क्यों कहा जाता है, तो प्रदूषण के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है। ये प्रदूषण के संदर्भ में मध्य प्रदेश की इसे गंगा भी कहा जाता है। और एरण बिना नदी के किनारे देखें तो चर्चा में रहने वाला तथ्य आपके लिए। और प्रमुख जो तटवर्ती नगर हैं, जैसे बहुत सारे इसके तटी नगर हैं, इस नदी के किनारे बसे हुए जो शहर हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे विदिशा है, भोजपुर है, सांची है, तो ये सारे क्या है, ये इसके किनारे बसे हुए नगर हैं। जैसे देखिए भोजपुर है, भोजपुर के अलावा 2-3 जैसे चंदेरी, ओरछा कई बार पूछा है, तो इनके नाम भी आपको याद रखना है। ये सारे क्या है, ये जो क्षेत्र हैं, ये जो स्थान है, ये आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। 1-2 और तथ्य हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं। जैसे देखिए सहायक नदियां दे दी गई हैं। अब देखिए अगली जो नदी है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, वो है सिंध। सिंध क्या है कि इसका जो उद्गम होता है वो विदिशा से होता है, लटेरी से। और मुहाना क्या है, ये भी नदी यमुना में जाकर मिल जाती है। सहायक जो नदियां हैं
महुअर और पहुज और महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं, मड़ीखेड़ा है, मोहिनी सागर यानी शिवपुरी में ये है, और रतनगढ़ और सनकुआ का जो मेला है वो दतिया में लगता है। ये कई बार आपसे पूछा गया तथ्य एग्जामों में। गुना अशोकनगर की सीमा बनाती है, गुना जो नदी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगली नदी है वो केन नदी है। अगर केन की आप बात करेंगे तो केन भी महत्वपूर्ण नदी है एमपी के क्षेत्र की। कैमूर की जो पहाड़ी है वहीं से ये निकल जाती है, और फिर क्या है, ये भी नदी कहाँ पर जाकर मिल जाती है, तो ये यमुना से जाकर मिल जाती है, वहीं पर अपना मुहाना बनाती है। सोनार, गुदेन, श्यामरी, मिठासन, उर्मिल, चंद्रावल या इस तरह की बहुत सारी जो नदियां हैं वो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं। पन्ना छतरपुर सीमा पर केन घड़ियाल केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और भारत की पहली नदी जोड़ो जो परियोजना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक तरह से इसे केन, भारत की क्या है, ये पहली नदी जोड़ो परियोजना है। और ये जो परियोजना है ये केन बेतवा जो लिंक की बात की जाती है, कब चर्चा में आई थी, तो 2005 में। जो केन है और जो बेतवा है, इनके लिंक वाला जो कह सकते हैं प्रोजेक्ट है, वो उस कारण से ये चर्चा में है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में जो भी टूरिज्म है, अगर हम पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के दृष्टिकोण से ये जो नदी है ये अहम हो जाती है। सबसे सुंदर नदी मानी जाती है, एमपी की क्या है, सबसे सुंदर नदी मानी जाती है। तो इस कारण से देखें टूरिज्म के दृष्टिकोण से ये आम हो जाती है। कई सारी जो परियोजनाएं हैं वो बेतवा पे संचालित होती हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिए गंगेऊ है, रनगुआ है, उर्मिल परियोजना है। अगर हम बात कर लें कि जो केन नदी है, केन नदी पे कौन से जलप्रपात महत्वपूर्ण है, तो देखिए पांडव है जो पन्ना में आपको देखने को मिलेगा, और छतरपुर में जाएंगे तो रनेह जो जलप्रपात है, ये दोनों अहम केन नदी पर ही देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अगर सोन नदी की बात करें तो सोन भी क्या है, अमरकंटक क्षेत्र से ही, अमरकंटक जो पहाड़ी क्षेत्र है अनूपपुर से क्या होती है कि सोन नदी निकलती है। और दूसरी बात क्या है कि पटना के निकट जाकर ये किससे मिल जाती है, तो ये जो गंगा नदी है उसी से जाकर मिल जाती है, यानी इसका जो मुहाना है वो गंगा में होता है। और इस बीच में आप देखेंगे लगभग 780 किलोमीटर ये लंबी नदी है। कई सारी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे सोन नदी के अगर हम सहायक नदियों की बात करें कि आखिर इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, तो देखिए जोहिला, जारवही, बनास, गोपद और रिहन, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। और इस पर कई सारे जो परियोजनाएं हैं वो भी बनी हुई हैं, जैसे देवलोंद है, शहडोल है, रिहंद परियोजना है, ये सब इसी नदी पर है। अब ये खास बात ध्यान देने वाली बात है कि जो रिहंद परियोजना है इसका जो संबंध है वो यूपी से है। अगली जो नदी है एमपी की वो माही नदी है। उद्गम कहाँ से होता है आप देख सकते हैं, इसका जो उद्गम है ये मिंडा गांव या सरदारपुर या धार क्षेत्र से होता है। और यहाँ से ये निकलने के बाद कहाँ पर जाके इसका निकास होता है, तो यहाँ पर खंभात की जो खाड़ी है यहीं पर इसका निकास होता है, यानी ये समुद्र में जाकर एक तरह से मिल जाती है। और इस बीच में देखें तो लगभग 583 किलोमीटर की ये जो क्षेत्र है उसको ये तय करती है। महत्वपूर्ण जो इसकी नदियां हैं, अगर सहायक नदियों की बात करेंगे कि इसकी सहायक कौन कौन सी नदियां हैं, तो देखिए इसका बड़े मैप यहाँ पे नहीं है, नहीं तो हम दिखाते। जो सोम है, चाप है, ये सब क्या है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। सोम है, सोम के अलावा आप देखेंगे तो चाप है, अनास है, ये सब क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। जाखम जो है वो भी क्या है इसकी एक महत्वपूर्ण नदी है। तो ये सारे क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। कई सारी जो परियोजनाएं हैं वो भी इस पर संचालित हैं, जैसे कड़ाना जो बांध है, आप देखेंगे इस नदी पर कड़ाना जो बांध परियोजना है ये संचालित की जा रही है। किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगी, तो ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। और जमनालाल जो बजाज परियोजना है वो राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगी। माही नदी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो पूछे जाते हैं। अगर उन तथ्यों की बात करें तो पहला जो प्रश्न है वो हमेशा पूछता है कि माही जो नदी है वो क्या होती है कि जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं, तो ये कर्क रेखा को 2 बार क्या करती है क्रॉस करती है।
या इसको कह सकते हैं कि 2 बार ये काटती है, ये कई बार पूछा गया है। दूसरा, बड़ेश्वर जो त्रिवेणी है राजस्थान यानी माही सोम जाखम, उनके संदर्भ में जानी जाती है। और कई बार ये भी कहा जाता है कि जो माही नदी है ये आदिवासियों के लिए क्या है, ये अहम मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? तो आदिवासी गंगा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। तो माही जो नदी है वो आदिवासी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ से भी आपके जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं। अगली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। ये महत्वपूर्ण नदी है। अगर बात करेंगे तो कहाँ से निकलती है? बैतूल वाले क्षेत्र से निकलती है, मुलतई जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से निकलती है और फिर जाकर ये कहाँ मिल जाती है? तो इसका भी जो निकास होता है वो कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर जो खंभात, ये अरब सागर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो खंभात की खाड़ी है वहीं पर इस नदी का निकास होता है। लंबाई कितनी है? तो लगभग 724 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। कई सारी इसकी सहायक नदियां हैं। अगर सहायक नदियों की बात करेंगे कि जो ताप्ती नदी है इसकी सहायक जो नदियां हैं वो कौन सी हैं, ये आपसे अक्सर पूछता ही है। हर नदी से जुड़े हुए ये बेसिक जो चीज़ें हैं कि आखिर वो नदी कहाँ से निकल रही है, उसका निकास कहाँ पर हो रहा है, उसकी कौन सी सहायक नदियां हैं। तो देखें यहाँ पर जो बड़ी नदियां हैं उसमें पूर्णा है, दूसरी जो नदी है वो गिरना है, अमरावती है, अरुणावती है। ये सब क्या है? इसकी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये सहायक नदियां हैं। कई सारी जो परियोजनाएं हैं वो भी आपको ताप्ती नदी पर देखने को मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनमें सबसे जो पारसडोर है, बैतूल में एक महत्वपूर्ण जो परियोजना है, बैतूल में जाएंगे तो वहीं पर आपको एक महत्वपूर्ण जो पारसडो है ये परियोजना आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ताप्ती नदी पर जो बड़ी परियोजना है वो उकाई परियोजना है। उकाई जो परियोजना है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो ये गुजरात में देखने को मिलेगी। और तीसरी जो बड़ी परियोजना है वो हटनूर है। वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो हटनूर जो परियोजना है ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी। ताप्ती नदी के बारे में कुछ अन्य तथ्यों की हम बात कर ले तो देखिए ताप्ती का दूसरा जो नाम है वो सूर्यपुत्री है। ये कई बार उपनाम के तौर पे आपसे पूछ लिया जाता है। तो क्या है? सूर्यपुत्री। क्या बोला जाता है? इसे सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। और सूरत जो सिटी है वो इसके किनारे अवस्थित है। नर्मदा नदी के ये पूरी तरह से आप देखेंगे समानांतर प्रवाहित होती है। कई बार ये तथ्य पूछा गया है कि किस नदी के समानांतर जो ताप्ती नदी है वो प्रवाहित होती है। तो ये नर्मदा जो नदी है उसके ठीक समानांतर ये प्रवाहित होती है, बहती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनमें आप देखेंगे वैनगंगा है, मुंडारा गांव सिवनी से निकलती है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी से जाकर ये मिल जाती है। लंबाई 569 किलोमीटर है। वर्धा, बाग, अंधरी, पेच ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। और इस पर कुछ महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं वो भी आपको देखना है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं आपको पता करनी है। तो देखिए जो भीमगढ़ बांध परियोजना है वो इसी पर है। और ये परियोजना कहाँ है? सिवनी में आपको देखने को मिलेगा। और धूती जो बांध है ये भी इसी नदी पर है। कुछ अन्य बातों की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश की पहली जो नहर है वो बेनगंगा जो नहर निकाली गई थी वो इसी नदी से निकाली गई थी। ये पहले पूछता था क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली जो नहर निकाली गई थी वो इसी नदी से निकाली गई थी, जिसे क्या बोलते हैं हम? वैनगंगा नहर या कैनाल बोलते हैं। अगर बात करेंगे वैनगंगा नदी के किनारे अवस्थित किनारे जो शहर अवस्थित है, बड़ा शहर, उसकी अगर हम बात करेंगे तो सबसे जो बड़ा शहर है वो कौन सा है? तो वो बालाघाट है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। और गांगुल पारा जो जलप्रपात है वो इसी नदी पर है, कई बार पूछा गया है। तो एक महत्वपूर्ण जो वाटरफॉल है, जो जलप्रपात है, वो आपसे कई बार ये पूछा गया कि आखिर गांगुल जो पारा जलप्रपात है किस नदी पर है। तो ये
आपसे पूछा जा सकता है फिर से, तो ये जो जलप्रपात है वो इसी नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो गांगुलपारा जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो बेनगंगा नदी पर ही आपको देखने को मिलेगा। अगली जो नदी है वो आपको कौन सी नदी देखने को मिलेगी? तो वो इससे पहले भी एक नदी आप देख सकते हैं, हाँ, क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है वो काकरी बर्डी पहाड़ी क्षेत्र से है, इंदौर से है। मुहाना इसका चंबल में बनता है और सहायक जो नदी है वो खान नदी है। और क्षिप्रा नदी को खास तौर पे जैसे अलग अलग क्षेत्रों में गंगा से कंपैरिजन किया जाता है, तो इस नदी को जो मालवा है, मालवा की गंगा नदी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर इस किनारे, इस नदी के किनारे ही अवस्थित है। कुछ महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो इसके किनारे हैं, जिसमें आप देखेंगे जो महाकालेश्वर है या फिर जो उज्जैन मंदिर है, ये सब क्या है, इसी नदी के किनारे आपको देखने को मिलेंगे। और क्षिप्रा नदी की सबसे अधिक चर्चा होती है। जैसे इलाहाबाद में ये कहा जाता है कि हर वर्ष 12 वर्ष पे क्या होता है कि महाकुंभ लगता है, तो इस नदी पर सिंहस्थ यानी कुंभ लगता है, तो उस कारण से ये चर्चा में रहती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसमें एक तवा नदी है। तवा नदी के बारे में भी आप देख लीजिए। पंचमढ़ी के पास इसका उद्गम होता है, जो कालीभीत पहाड़ी है। मुहाना होशंगाबाद के पास ये नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। देनमा, मालनी, सुख, तवा, ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। तवा जो बांध है वो होशंगाबाद में इसी नदी पर निर्मित किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हमने देख ली। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कि जैसे बहुत सारी जो नदियां हैं एमपी की, इसमें अलग अलग जो नदियां हैं उनके जो अपवाह क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। जैसे आप देखेंगे जो नर्मदा नदी है, नर्मदा जो नदी है ये किधर प्रवाहित होती है? तो ये पश्चिम की ओर होती है। ऐसे ही आप देखेंगे तापी जो नदी है ये किधर हो रही है? ये पश्चिम की तरफ हो रही है। माही नदी पश्चिम की ओर हो रही है। तो कुछ नदियां क्या है कि कुछ पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं, कुछ पश्चिम की ओर, कुछ दक्षिण की ओर, कुछ उत्तर की ओर। तो इनके संदर्भ में अक्सर पूछ लिया जाता है कि उत्तर की ओर कौन कौन सी एमपी की नदियां प्रवाहित होती हैं। तो उसमें चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, केन, टूंस है। पश्चिम में जैसा कि हमने बताया कि नर्मदा बड़ी नदी है, ताप्ती और माही। पूरब की तरफ सोन, जोजिला, महान, और दक्षिण में आप देखेंगे वेनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता, ये सब प्रवाहित होती हैं। तो एक बार मैप को सही से ऑब्जर्व करेंगे तो ये सारी जो नदियां हैं इनके जो अपवाह क्षेत्र है, उनकी जो दिशा है वो आप एक बार ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसके अलावा अगर देखेंगे लंबाई के आधार पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं, सबसे बड़ी जो नदी है ये पूछा जाता है तो पहले नंबर पे कौन सी आ गई? तो नर्मदा आ गई, जिसकी लंबाई कितनी है? ओवर टोटल 1312 किलोमीटर है। एमपी में ये लगभग 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और दूसरे पे कौन सी आ गई? चंबल, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। और तीसरे पे कौन सी आ गई? सोन। तो ये जो क्रम है ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर कितनी लंबाई नदियां हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के स्तर पे। तो इस तरह से हमने डिटेल में आज देख लिया कि मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उन नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा है, उनका निकास कहाँ से हो रहा है, जब वो उद्गम से आगे बढ़ रही हैं तो कौन सी नदियां आकर उनसे मिल जा रही हैं, किस साइड से मिल रही हैं, उसके बाद उनको उन नदियों का मुहाना कहाँ पर बन रहा है, उन नदियों के किनारे अगर कोई मंदिर, कोई नगर या इस तरह का कोई भी परियोजना संचालित हो रहा है, कोई बांध बना हुआ है, तो उनके बारे में हमने देख लिया। तो ऐसे आज हमने एमपी की नदियों के बारे में चर्चा कर ली। आशा करते हैं कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए और अगले सेशन में एक और टॉपिक पर चर्चा करने के लिए फिर आपसे रूबरू होंगे। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं। थैंक यू।